इलेक्शन में मोहम्मद अली जिन्ना की जो मुस्लिम लीग होती है वो बुरे तरीके से हारती है। और बात तो यहां तक पहुंच गई थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे उसमें भी कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करके मुस्लिम लीग को हरा दिया। अगर कांग्रेस कहती थी कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों की जमात हैं तो इलेक्शन में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में सारे के सारे हिंदू क्यों खड़े कर दिए थे। इतने दंगे और फसाद होते हैं कि लोग एक दूसरे को घरों से निकाल कर काट रहे थे। डायरेक्ट एक्शन डे तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। Most people wanted independence, but what came after that was tragic. Some 17 million people were displaced and an estimated 1 million were killed. टाइम पर ब्रिटिश इंडिया में 65% हिंदू रहते थे और 27% मुस्लिम रहते थे। मुस्लिम्स को ये डर था कि जब हमें आज़ादी मिल भी जाएगी लेकिन फिर भी मेजॉरिटी में तो हिंदू हैं, वोट डालेंगे तो हिंदू डालेंगे, कैंडिडेट खड़े होंगे तो हिंदू खड़े होंगे, हम तो फिर भी माइनॉरिटी में रहेंगे। एक तरफ गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि या तो हम मरेंगे या इस इंपीरियलिज्म के जूतों से आज़ादी हासिल करेंगे, और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना फाइनल चुनौती देते हुए कहते हैं कि या तो यहां नया पाकिस्तान बनेगा या फिर तबाही होगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वैसे तो ये स्टोरी अपने अंदर ही एक भयानक हकीकत रखती है, लेकिन याद रहे आज़ादी हमें हिंदुओं से नहीं बल्कि गोरों से मिली थी और हिंदुओं के साथ हमारी पार्टीशन हुई थी। इस पार्टीशन की जंग में मेनली दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसको मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे और दूसरी कांग्रेस जिसको नेहरू जी लीड कर रहे थे। आज़ादी के बाद ये जो पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी, पाकिस्तान के लोग गांधी जी को गलत बताते हैं और जो इंडिया के लोग हैं वो कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने गलत किया था, लेकिन जो डीप पॉलिटिक्स है वो कहीं ज्यादा डिफरेंट है। इसलिए इस वीडियो में मैं कुछ भी अपने पास से नहीं कहूँगा। 24 सफ़ों का रिसर्च पेपर जो कि इस वीडियो की स्क्रिप्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके खुद पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। अगस्त 1947 से पहले रियल पॉलिटिक्स क्या चल रही थी आइए जानते हैं इस वीडियो में। बात है 25 दिसंबर 1876 की। कराची के डिस्ट्रिक्ट खर्रादर में एक जिन्ना बाई पूंजा नाम से बिजनेसमैन रहते थे। उनके यहाँ एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा जाता है। ये ब्रिटिश इंडिया का टाइम चल रहा था। आगे जाके पूरी की पूरी स्टोरी इस एक इंसान के गिर्द कैसे घूमती है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इनके फैमिली मेंबर्स खोजा कास्ट से थे जो कि पहले हिंदू हुआ करते थे और बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना क्रिश्चियन मिशनरी हाई स्कूल और सिंध मदरसा से अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और ईयर 1893 में वो लंदन चले जाते हैं और लंदन में जाके लिंकन्स इन को ज्वाइन कर लेते हैं जो कि एक लीगल सोसाइटी थी, वो स्टूडेंट्स को लॉ की तैयारी करवाती थी। ईयर 1893 को मोहम्मद अली जिन्ना को पता चलता है कि उनके जो फादर हैं उनको बिजनेस में एक भारी लॉस हुआ है, तो वो कराची में वापस आ जाते हैं और ईयर 1900 के आते आते वो बॉम्बे जो आज का मुंबई कहलाता है वहां अपनी लीगल प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पर फ्रीडम पॉलिटिक्स बहुत पीक पर चल रही थी और मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी ये दोनों पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा दूर। मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई में अपनी लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे और जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका में थे।
उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको ब्रिटिशर्स जो हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे। इसके अलावा जितने भी एरियाज थे उनको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया में 65% हिंदू रहते थे और 27% मुस्लिम रहते थे। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, जैसे केपीके में 94%, बलूचिस्तान में 87%, सिंध 71% और पंजाब 57% और बंगाल में 55% मुस्लिम रहते थे। और यही सेंसस का जो डाटा है वो आगे जाके पार्टीशन की वजह बनता है। और ईयर 1903 में मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों मिलकर जो फ्रीडम पॉलिटिक्स कर रहे थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का जीना तंग कर रखा था। और इसमें भी जो मेजर रेजिस्टेंस थी वो बंगाल प्रोविंस से आ रही थी, जिसमें आसाम, बिहार, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे इलाके उसमें शामिल थे। जितने भी फेमस लायर्स, पॉलिटिशियंस और इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो बंगाल से टारगेट करते थे ब्रिटिशर्स को। और बंगाल एक तरह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का हब बन चुका था। और ईयर 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन उन्होंने ये प्लान बनाया कि किसी न किसी तरह से ये मुस्लिम और हिंदू इनकी जो यूनिटी है उसको तोड़ा जाए और इनमें जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स भरी हुई हैं उसको ब्रेक किया जाए। उस वक्त वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी ज्यादा थी और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम ज्यादा रहते थे। और वायसराय लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, इसको वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में डिवाइड कर देते हैं। और कांग्रेस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। लेकिन कुछ मुसलमान इससे बहुत ज्यादा खुश हुए थे, क्योंकि इससे जहां वो पहले माइनॉरिटी में थे अब वो मेजॉरिटी में आ चुके थे। इससे पहले जो था मुस्लिम्स और हिंदू वो मिलकर इकट्ठे प्रोटेस्ट किया करते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ आजादी के लिए। लेकिन अब क्या होता है, जो मुस्लिम्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटना स्टार्ट कर देते हैं और जो पार्टीशन है उसको वेलकम करते हैं। और इसी टाइम पर ये डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है कि ये जो कांग्रेस है ये हिंदुओं की जमात है और ये मुस्लिम्स के जो राइट हैं उनको कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑल ओवर 26% मुसलमान रहते हैं ब्रिटिश इंडिया में, लेकिन जो कांग्रेस है इसने सिर्फ 6% मुस्लिम क्यों रखे हुए हैं। मुस्लिम्स को यह डर था कि जब हमें आजादी मिल भी जाएगी लेकिन फिर भी मेजॉरिटी में तो हिंदू हैं, वोट डालेंगे तो हिंदू डालेंगे, कैंडिडेट खड़े होंगे तो हिंदू खड़े होंगे, हम तो फिर भी माइनॉरिटी में रहेंगे। कांग्रेस उस वक्त कहती है कि ये जो रिलीजियस डिबेट है इसको बंद किया जाए और ये जो माइनॉरिटी है सिर्फ उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए ऐसे काम ना किए जाएं। कांग्रेस जो है वो एक सेकुलर इंडिया चाहती है जिसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों मिलकर रहेंगे। और यही वो टाइम था कि जब मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। ईयर 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस एक सेशन करती है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं और कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना भी एक डेमोक्रेटिक और मुस्लिम हिंदू यूनिटी वाला हिंदुस्तान चाहते थे। और सरोजनी नेहरू तो यहाँ तक कह देते हैं कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर हैं। और बंगाल की पार्टीशन के बाद जो कांग्रेस होती है वो जगह जगह पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती है। और ईयर 1906 में जो ईस्ट बंगाल है उसमें ढाका में, जो आज का बांग्लादेश है, उसमें एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जो कि मुस्लिम ब्यूरोक्रेसी ने बनाई थी और उसको सर सैयद अहमद खान चलाते थे। और ये कॉन्फ्रेंस 20 साल से चल रही थी और ये उसका 20वां सेशन था। और इसी 20th सेशन ईयर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी जाती है। ये कॉन्फ्रेंस जो होती है वैसे मुस्लिम्स की ग्रोथ और उनके राइट्स के बारे में बात करती थी, लेकिन इस दफा ये कॉन्फ्रेंस एक बिल्कुल डिफरेंट रूट लेती है। वो कहती है ये जो कांग्रेस है ये एक हिंदुओं की जमात है, अगर आजादी मिल भी गई बाद में चलेगी तो फिर भी हिंदुओं की। उस वक्त मुस्लिम लीग में ये जो हिंदू मुस्लिम पार्टीशन है उसकी बहस स्टार्ट हो चुकी होती है। मुस्लिम लीग क्या करती है कि एक प्लान्ड तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखती है। अब ये
सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? देखिए, जब भी इलेक्शन होते हैं तो जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट पड़ते हैं वो जीत जाता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि जो माइनॉरिटीज होती हैं वो कभी भी पावर में नहीं आ सकती, क्योंकि अल्टीमेट तो वोट ही काउंट होते हैं। मुस्लिम लीग क्या कहती है कि कुछ एरियाज में हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो जिसमें वोट भी मुस्लिम्स ही डालेंगे और कैंडिडेट भी मुस्लिम्स ही खड़े होंगे, किसी दूसरे रिलीजन का बंदा उसमें वोट नहीं डालेगा। मिसाल के तौर पर एक जगह पर 50 बंदे रहते हैं, उनमें 30 मुस्लिम्स हैं और 20 हिंदूज हैं। अब ये जो 30 हैं सिर्फ यही वोट डाल सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम में, 20 जो माइनॉरिटी में है वो वोट नहीं डाल सकते। आप सोचते होंगे ये जो इंडिया था ये तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, उसमें इलेक्शन होते भी थे, यस उसमें इलेक्शन होते थे, लेकिन एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन के साथ कुछ लोगों को ही वोट डालने का राइट था, जिसमें उसको टैक्स पेयर होना चाहिए, थोड़ा बहुत एजुकेटेड होना चाहिए और अगर उसके नाम पर थोड़ी बहुत ज़मीन भी है तो वो वोट डाल सकता है। उस टाइम पर ये जो मोहम्मद शाह थे ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त सेपरेट इलेक्टोरेट के हक में नहीं थे, वो उस वक्त सोचते थे कि इस तरह मुस्लिम हिंदूज की यूनिटी वो खराब होगी। उस वक्त सिर्फ जो कुछ रिच मुस्लिम्स थे वो ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ थे, बाकी मुसलमानों की सपोर्ट कांग्रेस को ज्यादा थी और इसी वजह से उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। ईयर 1909 इसमें मुस्लिम लीग क्या करती है कि शिमला जाती है और लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ले इनके सामने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रख देती है, जिसको ब्रिटिशर्स आसानी से मान भी लेते हैं। सो पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंस, यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें भी ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स की सीट रिजर्व कर देते हैं, जो कि मुस्लिम्स वोटर्स के द्वारा चुने गए होंगे। और ईयर 1909 के बाद ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे इसके बाद मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जो मुस्लिम्स थे उनकी सपोर्ट भी मुस्लिम लीग को मिलने लगती है। सो एक ह्यूज पॉपुलैरिटी के बाद मुस्लिम लीग जो होती है वो कांग्रेस के बिल्कुल पैरेलल खड़ी हो जाती है। सो ईयर 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना जो कि कांग्रेस में थे वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस तरह से मेंटेन रह सकेगी। ईयर 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक मीटिंग करवाते हैं जिसको लखनऊ पैक्ट 1916 भी कहा जाता है। इसमें मुस्लिम लीग अपनी दो मेजर डिमांड्स रखती है। एक तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है उसको खुलकर सपोर्ट किया जाए और दूसरा जो पंजाब और बंगाल में उनकी सीट्स हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। और जो कांग्रेस होती है वो इसको मान भी लेती है। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर जो फ्रीडम की स्ट्रगल होती है उसको स्टार्ट कर देते हैं। इससे जो कांग्रेस में हिंदू नेशनलिस्ट लीडर थे वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं। जिस तरह मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के राइट के लिए काम करती है वो इसी तरह 1915 में एक हिंदू महासभा के नाम से नई ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रख देते हैं। क्योंकि वो हिंदुओं के राइट्स को ज्यादा चाहते थे। और यही वो टाइम था कि गांधी जी की साउथ अफ्रीका से वापसी होती है और पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी अभी खत्म हुई थी और जो एलाइड पावर्स थी जिनमें ब्रिटिशर्स भी थे उन्होंने ऑटोमन अंपायर को बुरी तरह से हरा दिया था और वो ऑटोमन अंपायर्स के जो होली प्लेसेस थे उनको भी आपस में डिवाइड कर रहे थे, जिससे पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स थे उनमें एक गुस्से की लहर दौड़ती है और दुनिया भर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और यही प्रोटेस्ट इंडिया में भी आते हैं जिसको अली ब्रदर्स खिलाफत मूवमेंट के नाम से स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ने इसको भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखा और जो खिलाफत मूवमेंट थी उसको सपोर्ट करने लगे। और 1920 में कांग्रेस का एक सेशन होता है नागपुर में। गांधी जी खिलाफत इशू को उसमें भी एड्रेस करते हैं।
जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलने लगती है और मुस्लिम लीग का जो स्टांस था कि पूरे इंडिया में मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हम हैं, वो स्टांस थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से रिजाइन कर देते हैं। वो उस वक्त कहते थे कि ये जो गांधी जी हैं ये एक नॉन कॉरपोरेशन और सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट चला रहे हैं। 1930 में वो पॉलिटिक्स से रिजाइन करके लंदन चले जाते हैं। ईयर 1923 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि एक म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं, जिससे मुस्लिम्स की जो सीट थी वो थोड़ी इंक्रीज हो गई थी और जो हिंदुओं की सीट थी वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई थी। इस वजह से हिंदू बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और जो हिंदू महासभा थी वो कांग्रेस पर प्रेशर डालती है कि आप मुस्लिम लीग को सपोर्ट ना करें। और इसी टाइम वीर सावरकर ने एक बुक हिंदुत्वा के नाम से वो भी शाया कर दी थी, जिसमें हिंदू राज बनाने की बातें की जा रही थी। उसी टाइम पंजाब और यूपी में ये जो आर्य समाज है वो एक शुद्धि कैंपेन भी लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से 2 सालों बाद आरएसएस की भी फॉर्मेशन हो जाती है। इसी वजह से कांग्रेस ने इलेक्शन 1926 में पंजाब और बंगाल में सारे के सारे हिंदू कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से मुस्लिम्स थोड़ा नाराज होते हैं और मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने लगते हैं। ईयर 1930 में पाकिस्तान के नेशनल पोएट सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि इलाहाबाद में एक अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें यह था पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आज का केपीके भी कहा जाता है, इनको मिलाकर एक सिंगल स्टेट बना दिया जाए। ये अभी सेपरेट स्टेट की डिमांड थी, सेपरेट कंट्री की डिमांड अभी थोड़ी देर बाद जाके आती है। यही वो फर्स्ट टाइम होता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का नाम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उस वक्त पाकिस्तान में आई नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान था। और ईयर 1933 में नाउ आर नेवर के नाम से एक पंफलेट भी शाया करवा देते हैं कि अब पाकिस्तान नहीं बनेगा तो कभी भी नहीं बनेगा। और यहाँ पर गेम थोड़ी और पलटती है। ईयर 1933 में ये जो लियाकत अली खान होते हैं ये लंदन जाते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना से एक मीटिंग करते हैं। कहा जाता है इसी मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि हम इस्लाम के नाम पर एक सेपरेट कंट्री लेंगे जिसको इस्लामिक स्टेट बनाया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना वापस आते हैं और मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं और साथ ही 2 नेशन की जो थ्योरी थी उसकी डिमांड करने लगते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना सारे के सारे मुसलमानों को 2 नेशन थ्योरी के अबाउट समझाना स्टार्ट कर देते हैं। इस वक्त ब्रिटिशर्स जो थे वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड भी थे। इसी वजह से ब्रिटिशर्स 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आते हैं। वैसे तो इस एक्ट में काफी ज्यादा पॉइंट हैं, लेकिन मेनली इससे वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसमें था कि बंदा थोड़ा बहुत एजुकेटेड होना चाहिए, उसको टैक्स पे करना चाहिए और थोड़ी बहुत जमीन उसके नाम होनी चाहिए तो वो वोट डालने के एलिजिबल है। तो इसी वजह से इंडिया में 30 to 35 मिलियन लोग वोट डालने के एलिजिबल हो गए थे। इस एक्ट में इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स के अलावा बाकी तमाम एरिया में इलेक्शंस होंगे और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा, ये खड़ी होंगी। जो भी जीतेगा वो अपनी अपनी स्टेट को रन करेगा और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स अपने गवर्नर भी उधर हायर कर देंगे। इस इलेक्शन में टोटल 1585 प्रोविंशियल सीट्स होती हैं, जिसका रिजल्ट ये आता है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग को बुरी तरह हिरा देती है और इवन बात यहां तक पहुंच गई थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे उसमें भी कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े करके मुस्लिम लीग को हरा दिया था। इसमें आउट ऑफ 1585 कांग्रेस को 707 सीट्स मिलती हैं और मुस्लिम लीग सिर्फ 106 सीटों पर जीत पाती है। इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि ये जो कांग्रेस है ये पूरे इंडिया के मुसलमानों और हिंदुओं के इकलौती रिप्रेजेंटेटिव है और मुस्लिम लीग के लिए ये इलेक्शन पूरा डिजास्टर
डिजास्टर साबित होते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग बहुत नाराज होती है और अपना स्टांस चेंज करके एक मेजर शिफ्ट लेती है। तो चलते चलते ईयर 1939 आ चुका था। इसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से पूछे बगैर अनाउंस कर देती है कि इस जंग में इंडियन सोल्जर्स भी हमारा साथ देंगे, जिसकी वजह से कांग्रेस बहुत ज्यादा नाराज होती है और वो ब्रिटिशर्स को कहती है कि ऐसा सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि अगर तुम वादा करते हो कि इस जंग के बाद तुम हमें आजादी दे दोगे। लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस बात को मानते नहीं है। तो यहाँ पर कांग्रेस एक बहुत ही अच्छा स्टेप लेती है कि वो सारे के सारे 707 कैंडिडेट से रिजाइन मनवा देती है, ताकि सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है, निजाम है, वो रुक जाए और ब्रिटिशर्स पर प्रेशर डाला जा सके। ब्रिटिशर्स ने उस वक्त कुछ लिमिटेड पावर ऑफर भी की, जिसको अगस्त ऑफर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस कहती थी कि हमें मुकम्मल आजादी चाहिए। कांग्रेस को पता था कि यही असल अपॉर्चुनिटी है और गांधी जी ने इस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने रिजाइन नहीं किया तो हिंदू महासभा कहती है हम भी रिजाइन नहीं करेंगे। सो कांग्रेस पॉलिटिकली थोड़ा बैक फुट पर चली जाती है और क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से कांग्रेस के काफी लीडर जेल में भी बंद थे। इस वक्त पर हिंदू महासभा जो होती है वो कहती है कि हम फाइट करेंगे जब तक मुस्लिम लीग हमारे राइट्स मान नहीं लेती, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ये कहती थी कि जब तक हिंदू महासभा मुस्लिम्स राइट को नहीं मानते हम भी पीछे नहीं हटेंगे। सो ये जो सिचुएशन थी वो बहुत तेजी से इंडिया को पार्टीशन की तरफ ले जाती है। सो ईयर 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी को पब्लिकली अनाउंस कर देती है, जिसको करारदादे लाहौर भी कहा गया था और आज करारदादे पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है। इसमें यह था कि पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज का KPK है एंड बलूचिस्तान और साथ साथ बंगाल और असम, इन सब को मिलाकर एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाएगा। और अब ये एक डेड लॉक सिचुएशन बन चुकी थी दोनों पार्टियों के लिए। ईयर 1945 के आते आते वर्ल्ड वार 2 जो थी वो खत्म हो चुकी थी और जो यूके था वो काफी कमजोर भी हो गया था। इसके अलावा यूएस और यूनाइटेड नेशन से भी यूके पर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आप जितनी जल्दी हो सकता है इंडिया को छोड़ दें, और साथ साथ इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स भी काफी हद तक बढ़ चुकी थी और ब्रिटिशर्स को यह भी डर था कि ये जो इंडियन सोल्जर हैं ये कहीं हमारे ही खिलाफ हथियार ना उठा लें। सो ब्रिटिशर्स इस एम्पायर को अब ज्यादा नहीं होल्ड कर सकते थे। सो ये 1945 के बाद पॉलिटिकल पार्टी भी चेंज हो चुकी थी। अब लेबर पार्टी जीत कर आई थी और क्लेमेंट एटली उसके न्यू PM बनते हैं और 15 मार्च 1946 को क्लेमेंट एटली एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि अब ब्रिटिशर्स इंडिया में और नहीं रहेंगे। अब ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि आज़ादी मिलनी ही मिलनी है, लेकिन कैसे मिलनी है यहाँ पर आके फिर इशू खड़ा हो जाता है। एक तरफ मुस्लिम लीग थी, वो कहती थी हम इंडिया के मुस्लिम्स के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमें एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री चाहिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस थी, वो कहती थी कि हम पूरे के पूरे इंडिया के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो ईयर 1946 में ब्रिटिशर्स एक इलेक्शन करवाने का सोचते हैं ताकि पता चल सके कि कितने लोग किस पार्टी के साथ खड़े हैं और ग्राउंड लेवल पर किस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट मिलती है। सो इलेक्शन होते हैं और रिजल्ट बड़े सरप्राइजिंग होते हैं। मुस्लिम लीग जो होती है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में भारी अक्सरियत से जीत जाती है। आउट ऑफ 482 सीट्स मुस्लिम लीग 425 सीट्स बड़े आराम से जीत जाती है, जिसमें वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में 95% वोट्स हासिल करते हैं और प्रोविंशियल असेंबली में 80% जनरल सीट्स भी हासिल कर लेते हैं। और कांग्रेस जो होती है वो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में जीत जाती है और आउट ऑफ 1585 923 सीट्स आराम से ले लेती है। इस इलेक्शन से ये बात तो वाजे हो चुकी थी कि ये जो मुस्लिम लीग है ये मुस्लिम्स की वाहिद रिप्रेजेंटेटिव है। अब हर एक को ये रियलाइज हो चुका था कि अब पार्टीशन लाजमी होकर रहेगी। सो ब्रिटिशर्स ये ट्राई करते हैं
कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वे मिलकर एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लें, लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं वो इसको अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी अपनी बात पर कमिटेड होते हैं। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो जल्दी से जल्दी इंडिया को छोड़ना चाहते थे, सो वो यूके में 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को सेंड करते हैं, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान भी बोला जाता है। सो 24 मार्च 1946 को 3 कैबिनेट मिनिस्टर जो कि इंडिया में पहुंचते हैं ताकि डिसाइड किया जा सके कि ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट अब किस तरह रन होगी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा और इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ बहुत ज्यादा मीटिंग करते हैं, लेकिन पंडित लाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों अपनी बात पर कमिटेड थे। अब ब्रिटिशर्स को जल्दी से जल्दी इंडिया को छोड़ना था और वापस जाना था। सो कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो ये डिसाइड करता है कि आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक पेज पर नहीं आते तो हम खुद से एक प्लान तैयार करेंगे और वो आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। सो वो एक प्लान तैयार करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि ना तो किसी को कोई सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा और ना ही कोई सेपरेट कंट्री दी जाएगी। कैबिनेट मिशन प्लान बेसिकली 3 मेन पॉइंट लेकर आते हैं। नंबर फर्स्ट पर प्रोविंशियल स्टेट्स जो होती हैं उनकी ग्रुपिंग कैसे होगी, और नंबर 2 पर जो प्रिंसली स्टेट थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं की जाती थी उनका क्या करना है, और नंबर 3 पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनाई जाएगी। वो इसमें बेसिकली 3 ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में ये होता है कि यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा, और ग्रुप बी में ये होता है पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज का केपीके भी है, सिंध और बलोचिस्तान। इसके साथ साथ जो ग्रुप सी होता है उसमें सिर्फ बंगाल और असम के इलाके आते हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये जो ग्रुप ए है इसमें हिंदू मेजोरिटी इलाके ज्यादा हैं और ग्रुप बी और ग्रुप सी में मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ज्यादा है। सबसे पहले ग्रुप्स होंगे, उसके बाद स्टेट्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी, बाद में ये तीनों की तीनों स्टेट्स मिलकर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके हाथ में सिर्फ फॉरेन अफेयर, फाइनेंस और कम्युनिकेशन आएगा, बाकी सारे का सारा निजाम स्टेट खुद मिलकर तय करेंगी। इससे ये होता है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो थोड़ी वीक पड़ जाती है और स्टेट्स के हाथ में ज्यादा पावर आ जाती है। इसमें यह भी होता है कि 5 साल बाद कोई भी स्टेट अगर चाहती है अपनी रिप्लेसमेंट करवा सकती है, और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी चाहे तो वो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं या अपने आप को इंडिया के साथ मर्ज कर सकती हैं। अब पॉइंट 3 रह गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे चलेगी। उसमें यह लिखा था कि जिस स्टेट के अंदर जितनी परसेंटेज के हिसाब से पॉपुलेशन है उसी परसेंटेज के हिसाब से कैंडिडेट्स असेंबली में आएंगे जो कि डायरेक्ट वोटर्स के द्वारा चुने गए होंगे। इसमें कांग्रेस ये कहती है बाकी बातें तो आपकी ठीक हैं, लेकिन ये जो 5 साल बाद एक स्टेट अपने आप को रिप्लेस कर सकती है दूसरी स्टेट के साथ, ये बात नहीं होनी चाहिए। ये इसको मुकम्मल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि जब चाहे एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ मर्ज हो सके। और दूसरी चीज ये कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर बहुत वीक हो गई है, इससे आगे जाके देश को टूटने का खतरा फिर भी है। ब्रिटिशर्स कांग्रेस की ये दोनों डिमांड पूरी कर लेते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं वो इससे बैकआउट कर देते हैं और इससे फिर डिसएग्री करते हैं। अब ब्रिटिशर्स कहते हैं चले कोई बात नहीं, आप असेंबली में आए, सारा स्ट्रक्चर संभालें, बाकी के जितने भी इश्यूज हैं उन पर बाद में बात हो जाएगी। इस पर कांग्रेस तो मान जाती है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना एक बिल्कुल ही डिफरेंट रूट ले लेते हैं। 29 जुलाई 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग की बेसिक डिमांड्स को रिजेक्ट कर रही है। अगर हमारी डिमांड्स इस तरह पूरी ना हुई तो हम 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे से हम अपने ये सारे के सारे राइट्स लेंगे।
उस वक्त तो ये समझ नहीं आया था कि मोहम्मद अली जिन्ना का ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है इसका क्या मतलब है, लेकिन बेसिकली वो कह रहे थे कि सारे के सारे मुस्लिम्स इकट्ठे हों और रोड्स पर आ जाएं। उस टाइम पर ये जो बंगाल है ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था और यहाँ मुस्लिम लीग पावर में थी। उस वक्त हुसैन शहीद सहरवर्दी ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट होते हैं। इंडिया में एक स्टार ऑफ इंडिया के नाम से न्यूज़पेपर प्रिंट होता था और ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे का सारा प्लान उस अखबार में शाया करवा देते हैं ताकि सारे के सारे जो मुस्लिम्स हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हों और प्रोटेस्ट स्टार्ट करें। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना का ये डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट होता है जिसमें बहुत ज्यादा दंगे और फसाद देखने को मिलते हैं, जिसको आज के दौर में ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी बोला जाता है। अब हिंदू मुस्लिम के फसादात तो पहले ही बहुत फैल चुके थे, लेकिन इसमें बहुत सारी जानें जाती हैं और मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के जानों के प्यासे हो जाते हैं और पूरे के पूरे इंडिया में लोग एक दूसरे को घरों से निकाल कर कत्ल कर रहे थे। और जब सारे के सारे लोग रोड्स पर थे तो कांग्रेस अपनी ग्रिप बिल्कुल खो चुकी थी। अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो जल्दी से जल्दी जाना चाहते थे और मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित लाल नेहरू अपनी अपनी बात पर कमिटेड थे। मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि हमें सिर्फ एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री चाहिए और पंडित लाल नेहरू कहते थे कि हम सेकुलर इंडिया की बात करते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों यूनिटी के साथ रहेंगे। अब जगह जगह पर फाइट्स स्टार्ट हो चुकी थी और मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी एक पेज पर नहीं आ रहे थे। 20 फरवरी को ये जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन बुलाते हैं। उसमें वो कहते थे कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित लाल नेहरू एक पेज पर ना आए तो हम इंडिया को छोड़ देंगे और सारी की सारी स्टेट्स को आजाद कर देंगे। अब पंडित लाल नेहरू सोचते हैं कि कहां हम एक देश बांटने को तैयार नहीं है, कहां ये पूरे इंडिया के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना भी 6 प्रोविंसेस को मिलाकर एक पाकिस्तान बनाना चाहते थे, लेकिन अब वो भी सोचते हैं कि इनके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ईयर 30 जून 1948 को ब्रिटिशर्स ने ये स्टेट को छोड़ना था और जगह जगह पर दंगे और लड़ाइयाँ पहले ही स्टार्ट थी। अब अगर इस हालत में वो ब्रिटिश इंडिया को छोड़ देते तो जगह जगह पर लड़ाई और दंगे होते और सारी की सारी सिचुएशन ना मुस्लिम लीग के कंट्रोल में रहती और ना कांग्रेस के कंट्रोल में रहती। अब मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित लाल नेहरू दोनों एक पेज पर आने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर कांग्रेस के लीडर कृपलानी जी भी कहते हैं कि रेदर देन हैव अ बैटल हमें उनको एक सेपरेट कंट्री दे देना चाहिए। और 19 मार्च 1947 को पंडित लाल नेहरू खुद भी कह देते हैं कि अब पार्टीशन करना पड़ेगा। तो ये एक डीप पॉलिटिक्स थी कि कैसे ये पार्टीशन होती है और पाकिस्तान और इंडिया 2 सेपरेट कंट्रीज बन जाती हैं। इसके बाद माउंट बैटल क्या करते हैं, बॉर्डर्स के दरमियान बाउंड्रीज कैसे ड्रा होती हैं, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और सबसे जरूरी बात ये कि ये पार्टीशन सही थी या गलत थी और ये जो सेपरेट इस्लामिक स्टेट बनाई गई थी इसको इस्लाम के लिहाज से कैसे देखा जाता है, क्या ये सही था या उस वक्त गलत था, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में कवर करेंगे।